Today we will read megaloblastic anemia. It's very important topic. ठीक है, क्यों important है megaloblastic anemia? Because in India it is most common anemia. ठीक है, iron deficiency and megaloblastic anemia both are the न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि मोस्ट कॉमन है. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या क्या रीड करने वाले हैं. बॉडी स्टोर्स एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलेट, absorption of B12 and folate from the gut, causes of vitamin B12 and folate deficiencies, then hematological consequences, neurological sequel, diagnosis and management of megaloblastic anemia and pernicious anemia. So requirement for red blood cell production, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आरबीसीज के लिए. एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज करते हैं? किडनी. ठीक है, सो जब भी क्रोनिक किडनी डिसीजेज होती है या रीनल फेलियर में पेशेंट होता है तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होता है, पेशेंट को एनीमिया डेवलप होता है. एरिथ्रोपोइटिन along with proteins required for globin synthesis, iron, vitamin B12, folic acid, B6, vitamin B3, thyroid hormones, estrogen and androgens. So vitamin B12 कहाँ होता है? Present in animal foods. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द जो आपके ये प्लांट्स, जो भी प्लांट्स फ्रूट्स होते हैं लाइक स्पिनेच, और जो ये आयरन डेफिशिएंट, आयरन के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन B12 नहीं होता है. तो इसीलिए वेजिटेरियन जो इंडिया में मोस्ट कॉमन पीपल वेजिटेरियन होते हैं उसी में ये मोस्टली कॉमन होता है. प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स, बॉडी स्टोरेज आर लार्ज, इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स, डिक्रीज डाइटरी इनटेक, माल एब्जॉर्प्शन in addition to hematological abnormalities can be associated with neurological symptoms. So vitamin B12 brain neurology मतलब brain और spinal cord के लिए भी important है, RBCs के लिए. So vitamin B12 is important for metabolism, the formation of RBCs, maintenance of CNS, which include brain and spinal cord. Sources क्या है B12 के? eggs, meat, poultry, shellfish, milk and milk products. Again, key dietary B12 and its absorption. Everything that walks, swims or flies contain vitamin B12. Nothing that grow out of the ground contain B12. ठीक है, तो जो भी आप जो ग्रो होता है लाइक प्लांट से जो भी हमें मिलते हैं उसमें विटामिन B12 नहीं होता है. इट्स ओनली अवेलेबल इन द एनिमल प्रोडक्ट्स. सो ये जो होता है दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन. टर्मिनल ये एब्जॉर्प्शन अभी हम रीड करेंगे. रिक्वायरमेंट है 1 to 3 माइक्रोग्राम पर डे. विटामिन B12 फ्री डाइट कॉजेज डेफिशिएंसीज आफ्टर ईयर्स, क्योंकि बॉडी का जो स्टोरेज होता है B12 का वो बहुत स्ट्रांग होता है. काफी लार्ज अमाउंट में B12 हमारी बॉडी में रहता है. जब तक वो डिपेंडेंट रहता है तब तक हमें डेफिशिएंसी डेवलप नहीं होगी. मेन जो है ये इसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट आप लोगों से पूछा भी जाता है कि विटामिन B12 कैसे एब्जॉर्ब होता है. सबसे पहले जो डाइट में B12 होता है वो एक प्रोटीन्स होते हैं उससे वो कंबाइंड होता है. देन जब वो माउथ में जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करती है आर बाइंडर्स. आर बाइंडर्स के साथ वो स्टमक में जाता है. स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो B12 और आर कॉम्प्लेक्स जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे. इंट्रिंसिक फैक्टर जो आर बाइंडर B12 कॉम्प्लेक्स होगा उसके साथ कंबाइन करके देन ये जाएगा टर्मिनल इलियम में. इलियम में इसका जो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 है वो आर्क को स्प्लिट करके इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कंबाइन करेगा. एंड देन ये आपके जो ट्रांसकोबालामिन जो ब्लड में रहता है इसके एब्जॉर्प्शन से ये इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम में रिलीज होके और B12 जो होगा ट्रांसकोबालामिन से कंबाइन करके फिर ये बॉडी में सर्कुलेट होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है और किससे वो कंबाइन कर रहा है. जो भी आपका B12 होता है फूड के साथ उसको माउथ में जाके सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं आर बाइंडर. उसके साथ पैराइटल सेल्स जो होंगे वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे. B12 कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन करके जो आपके इलियम होता है इलियम आर फैक्टर स्प्लिट कर देगी एंड B12 इंट्रिंसिक फैक्टर रह जाएगा. इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम में अलग स्प्लिट होके देन आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके वो कोबालामिन के साथ कंबाइन करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. सो फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट हुए? आर फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, आपके ट्रांसकोबालामिन. ठीक है, अगर इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होगी या इन
पूरे सिस्टम में किसी का भी एब्जॉर्प्शन या इसमें कुछ भी डैमेज होगा तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है? इलियम में कोई डैमेज हो रहा हो, इलियम की म्यूकोजा में कोई डैमेज हो रहा हो, कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो, स्टमक की जो वॉल है उसमें कुछ डैमेज हो रहा हो, या फिर आप जो इंटेक कर रहे हो वही कम हो। तो ये ऑल फैक्टर्स, अगर ये एब्जॉर्प्शन आपको याद रहेगा तो आप उसकी डेफिशिएंसी और कॉजेज भी समझ पाओगे कि क्यों हो रहा है। ठीक है, अगेन डाइटरी सोर्स है B12 का। इंट्रिंसिक फैक्टर में पैराइटल सेल्स जो होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे, ड्यूरनम और इलियम में जाके इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फाइनली ट्रांसकोबालामीन के साथ जाके ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर विटामिन B12 इज ट्रांसकोबालामीन। ठीक है, सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होगी? गैस्ट्रिक फेलियर हो, पर्निशियस एनीमिया या टोटल गैस्ट्रेक्टमी। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? जो आपके पैराइटल सेल्स होते हैं उनकी एट्रोफी होती है। जब पैराइटल सेल्स की एट्रोफी होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। टोटल गैस्ट्रेक्टमी, अगर स्टमक ही रिमूव हो जाएगा तो भी इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। इलियल फेलियर मतलब, अब इलियम में बात करें, अगर इलियम में रीजनल एंट्राइटिस मतलब कि क्रोन्स डिजीज पता है क्या होती है? ये टाइप के माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। इसकी जो ग्लूटेन सेंसिटिव वो होते हैं प्रोटीन्स, उनकी वजह से होती है। तो ये क्या होती है? म्यूकोजा डैमेज होती है। जब म्यूकोजा डैमेज होगी तो फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे। इलियल रिसेक्शन, अगर इलियम ही रिमूव की जाए। ट्रॉपिकल स्प्रू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। एंड अगेन कॉम्पेटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो, ये डायफॉलोबॉथ्रियम लैटम, ये दीज आर द टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके B12 के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉजेज क्या होंगे B12 डेफिशिएंसीज के? इनएडिक्वेट इंटेक, जैसे कि हमारे वेजिटेरियन पीपल्स में होता है। एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट्स, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, ट्रॉपिकल स्प्रू, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, पर्निशियस एनीमिया, गैस्ट्रेक्टमी, अदर कॉजेज। So, megaloblastic anemia, most common causes are folate or B12 deficiency. B12 and folate are involved in the synthesis of thymidine. थायमिडीन जो होती है ये एक प्रोटीन होती है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी न्यूरोलॉजी में, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए हमें थायमिडीन एक प्रोटीन होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर impaired DNA synthesis causes a delay in mitotic division and nucleus does not mature appropriately. Cytoplasmic maturation proceeds normally. मिथाइल कोबालामीन, ठीक है, इसका ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मिथाइल कोबालामीन कैसा होता है, क्या है? दिस इज मिथाइल कोबालामीन। इसका यूज क्या है? होमोसिस्टीन जब मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B12 की हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि B12 बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, मोस्ट कॉमन एनीमिया भी है। ठीक है, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए एंजाइम चाहिए, मिथ्योनिन सिंथेसिस, और आपको जो फैक्टर्स चाहिए वो चाहिए B12 और फॉलेट। अगर B12 और फॉलेट नहीं होंगे तो होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड मिथ्योनिन इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए अगर मिथ्योनिन नहीं होगा तो DNA का फंक्शन नहीं होगा, DNA नहीं बनेगा तो माइटोटिक डिवीजन नहीं होंगे और न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी स्केल एक साथ है। And last, methyl malonyl coenzyme A. This is also important for DNA synthesis, and it convert into succinyl coenzyme A. So DNA synthesis and vitamin B12 and folate. Homocysteine, methionine, B12 और folate both are essential. जब homocysteine convert करती है methionine में, methyl folate पूल में अगेन बनाता है DNA। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सोर थ्रोट, एबनॉर्मल गट म्यूकोसा, डीमाइलिनेशन इन द CNS एंड हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। हाइपर होमोसिस्टिनीमिया क्यों होगा? क्योंकि मिथ्योनिन कन्वर्ट नहीं होगा। होमोसिस्टिन जो है वो मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, बॉडी में जो होमोसिस्टिन होगा वो ब्लड में रिलीज होने लगेगा, और जब हम होमोसिस्टिन लेवल्स कराएंगे तो इट बिकम इंक्रीज। आरबीसी में अगर हम देखें तो क्या होगा? इंक्रीज MCV, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, डिक्रीज मैच्योर आरबीसी प्रोडक्शन,
Absent reticulocyte response is severe, then WBC and platelet production can also be affected and marked intramedullary red cell death. ये जो मिलेगा आपको, ये किसमें मिलेगा? सीबीसी और पेरिफेरल स्मेयर में। क्या होगा? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन प्रोबेबली नॉर्मल, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए जो आयरन और जो प्रोटीन चाहिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट कहां पर है? डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है। डिफेक्ट इन द न्यूक्लियर एप्लीकेशन एंड डिवीजन, ऑलमोस्ट ऑल मैरो एलिमेंट्स अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होगा वो किसी का भी प्रॉपर नहीं बनेगा। अगेन जो स्टेम सेल्स है कमिटेड प्रोजेनिटर सेल्स हैं। इसके बाद जो पाथवे है उस सब में राइबोसोम, हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन, इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, हीमोसाइटोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिक्स, सारी ही सीरीज क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे, ठीक है। आपको पीएस में क्या मिलेगा? पीएस मीन्स पेरिफेरल स्मेयर। पेरिफेरल स्मेयर देखोगे तो आपको क्या मिलता है? जो मेन सेल्स होती है दीज आर ओवल मैक्रोसाइट्स। ओवल मैक्रोसाइट्स मतलब जिसको हम बोलते हैं मैक्रोवेलोसाइट्स। एमसीवी क्या होगा? 100 से ऊपर। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स क्यों होगा? अगेन क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूट्रोफिल्स में जो ये जो होता है, ये क्या है? ये उसका न्यूक्लियस है। जो सेगमेंटेशन हो रहे हैं जिस चीज के, वो क्या है? वो सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। जब आपका न्यूक्लियस इमेच्योर रहेगा तो वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपने आप को प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको डीएनए मैच्योरेशन डिफेक्ट है। वो डिवीजन कर रहा है लेकिन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसके, इसीलिए उसके सेगमेंटेशन क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में तो कोई इश्यू नहीं है, साइटोप्लाज्म जो होगा वो मैच्योर रहेगा। सो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। पैनसाइटोपिनिया, इफ जब बहुत ज्यादा एनीमिया सीवियर हो जाता है तो ये और भी सीरीज को अफेक्ट करता है, मतलब कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को, और इट बिकम पैनसाइटोपिनिया। रेटिकुलोसाइटोपिनियाज, एलडीएच एलिवेटेड, सीरम आयरन नॉर्मल रहेगा या मे बी इंक्रीज हो सकता है, B12 और फॉलेट लो, एंड मैरो में क्लासिक मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आएंगे। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस मैरो में क्या आएंगे वो हम देखें। ये तो हाइपर सेगमेंटेड है। हाइपर सेगमेंटेड समझ आ रहा है? इसके नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो कितने लोब्स होते हैं? 2 to 5। हाइपर सेगमेंटेड मतलब जब 5 से ज्यादा हो जाएंगे। इसको भी हमने डिफाइन किया है, अगर 6 का एक भी लोब मिल जाए, 6 का या 7 का, तो हम उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंडिकेट करते हैं। या फिर 5 लोब्स के 5 से ज्यादा मिले पूरे स्मेयर में। जब आप 100 डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हो, उस न्यूट्रोफिल्स में अगर 5 लोब्स के 5 से ज्यादा मिल जाए तो, या फिर आपको 6 का या 7 का अगर एक भी मिल जाता है, देन हम बोलते हैं कि इट्स अ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। मैक्रोवेलोसाइट ऐसे दिखती है, जो एरो इंडिकेट कर रहा है दैट इज मैक्रोवेलोसाइट्स। ओवेलो हो जाएगी और सेल साइज बड़ा होगा। फिर बोन मैरो में क्या होगा? बोन मैरो में सारी सीरीज अफेक्टेड होंगी, और मेनली जो होता है ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है सीव लाइक होता है। सीव लाइक मीन्स छल्ली जैसा। जब आप देखते हो तो इसमें, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो डीएनए है वो इमेच्योर है। तो जैसे कि कैंसर सेल्स दिखते हैं इमेच्योर डीएनए के साथ, वैसे ही ये वाले सेल्स दिखते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ऐसे सीव लाइक होता है। मतलब अभी आपके शायद इसके 1-2 क्लास बाद प्रैक्टिकल है इनका, है ना, उसमें आपको स्लाइड दिखाई जाएंगे, उसमें शो करेंगे। तो ये जो होता है मेनली एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मिलते हैं, और वो जो होता है वो सीव लाइक क्रोमैटिन के साथ होते हैं। साइटोप्लाज्म मैच्योर रहता है, जैसे कि प्रो एरिथ्रो का होना चाहिए ब्लूइश, वैसे ही दिखता है, लेकिन न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होता है, न्यूक्लियस इमैच्योर रहता है, इसीलिए वो सीव लाइक दिखता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल, ये जो भी है दीज आर ऑल मेगालोब्लास्ट। ये एरोज दिख रहे हैं। मेगालोब्लास्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसका साइज ब्लास्ट जैसा हो जाता है। जैसे ब्लास्ट होता है प्रीमैच्योर सेल्स, सबसे प्रीमैच्योर सेल्स क्या होती है? ब्लास्ट। और ब्लास्ट का साइज क्या होता है? सबसे बड़ी सेल्स। सो सेम इसका, क्योंकि इसका सेल साइज बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म मैच्योर रहता है और न्यूक्लियस इमैच्योर रहता है। एक और होता है पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस,
विटामिन बी पर्नीशियस एनीमिया क्यों डेवलप होता है? क्योंकि एट्रोफी हो जाती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स की और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होते हैं। एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, achlorhydra and deficient intrinsic factor associated with antibodies to parietal cells and intrinsic factors। पर्नीशियस एनीमिया में भी सेम आएगा, पर पर्नीशियस एनीमिया इट्स अ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स, एंटीबॉडीज वर्सेस पैराइटल सेल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, achlorhydra is universal, increased incidence of gastric cancer, increased incidence in American blacks and northern Europeans, often associated with other autoimmune disorders। इसमें भी ये जो सेल दिख रही है, दिस इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? सबसे पहला फीचर तो वही आएगा जो नॉर्मली एनीमिया का आता है। जो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, दैट इज फटीग, वेट लॉस, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, सोर टंग, जॉन्डिस, फंडल हैमरेजेस इन द सीवियर केसेस। अगर सिर्फ B12 डेफिशिएंसीज होगी तो पैरेस्थीसिया, डिमेंशिया, न्यूरोपैथीज, डिमाइलिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पेसिफिक फॉर पर्नीशियस एनीमिया फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री रहेगी विद लोगों के ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेज या पर्नीशियस एनीमिया इटसेल्फ। क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इसलिए इसकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ना कुछ अपन को मिलती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सारे ही केसेस में ब्लड काउंट, विटामिन B12, एरिथ्रोइड फोलेट का लेवल्स चेक करोगे। सिलेक्टेड केसेस में बोन मैरो, होमोसिस्टीन एंड मिथाइल मेलानिक एसिड, सीरम फोलेट, LDH एंड बिलिरुबिन, इन सब की आप ब्लड से मेजर करोगे इनके लेवल। और पर्नीशियस एनीमिया अगर सस्पेक्टेड होगा तो एक टेस्ट होता है शिलिंग टेस्ट, जो कि B12 एब्जॉर्प्शन के होता है, इसको मेनली हम इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए करते हैं। मैक्रोसाइटोसिस जो होती है, ये मैक्रोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होना। साइटोसिस इज सेल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा। सो मैक्रोसाइटोसिस हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मेगालोब्लास्टिक हो, ठीक है। अदर नॉन कॉजेज भी होते हैं जो कि नॉन मेगालोब्लास्टिक होते हैं। सो मेगालोब्लास्टिक इज डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड फॉलेट, और अदर जो नॉन कॉजेज होते हैं मैक्रोसाइटोसिस के, वो होते हैं अल्कोहल, लिवर डिसीजेस, माइलोडिस्प्लेजिया, रेटिकुलोसाइटोसिस एंड अदर्स, ठीक है। सो कॉजेज क्या क्या होंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किन कंडीशंस में डेवलप होगा? B12 और फॉलेट। और अदर कॉजेज क्या होंगे? ये वाइवा में पूछते हैं। अल्कोहल, लिवर डिसीजेस, माइलोडिस्प्लेजिया एंड थायराइड, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में भी मैक्रोसाइटोसिस हो जाती है आरबीसीज की। सो ओवरऑल समरी क्या है? डेफिशिएंसी इन फॉलेट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज caused by deficiency in folate और B12। मैक्रोसिटिक एनीमिया, अदर साइटोपिनियाज भी हो सकता है। अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है बहुत सीवियर हो जाएगा, देन इट डेवलप WBC का भी जो काउंट है वो रिड्यूस्ड होगा और प्लेटलेट्स भी रिड्यूस्ड होंगे। स्लोली डेवलपिंग एनीमिया यूजली वेल कंपनसेटेड, रिस्पॉन्स टू थेरेपी रैपिड एंड ड्रामेटिक, ट्रीटमेंट एसेंशियल टू अवॉइड अदर कॉम्प्लिकेशंस, एनीमिया सेकेंडरी टू एन अंडरलाइंग डिसीज प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स में भी जब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगती है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हो जाती है, और उन कंडीशंस में भी B12 जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। ये ओवरऑल समरी थी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो मेन आपको इंपॉर्टेंट होता है वो होता है PS, जो आप पेरिफेरल स्मेयर देखते हो। पेरिफेरल स्मेयर में आपको क्या मिलेगा? मैक्रोवेलोसाइट्स एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोवेलोसाइट्स, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब पेशेंट को, इसमें एक चीज और होती है कि इसमें रेटिक जो होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास जो कि आप देखने से लगता है कि वो मेगालोब्लास्टिक है, लेकिन उसका रेटिक इंक्रीज जा रहा है, ठीक है, MCV ज्यादा है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, लेकिन उसका रेटिक ज्यादा है, तब आप क्या करोगे?
नॉर्मली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रेटिक कम होना चाहिए, इसका रेटिक ज्यादा है। क्या इंडिकेट करता है ये? अदर कॉजेज ज्यादा नहीं, अगर मैक्रोवेलो दिख रहे हैं, हाइपर सेगमेंटेड दिख रहे हैं तो लिवर डिसीजेज में हाइपर सेगमेंटेड नहीं दिखेंगे, मैक्रो ओवेलो नहीं दिखेंगे। आरबीसी जो होते हैं वो मैक्रोसाइट होते हैं। मैक्रो मतलब वो ओवल शेप के नहीं होंगे, उनका साइज बड़ा हो गया होगा और वो जैसे आपको स्फेरिकल आरबीसी दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, लेकिन इट बिकमिंग ग्रेट इन साइज, उसका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर ऐसी कभी कंडीशन होती है और रेटिक आपको बड़ा हुआ मिलता है तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि क्या उसने विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लिए हैं, क्योंकि जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो सबसे पहले क्या होता है, मैरो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, और जब मैरो रिस्पॉन्ड करती है तो मैरो जब भी रिस्पॉन्ड करेगी आपका रेटिक इंक्रीज होता है। इसलिए अगर हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, क्या आपने रिसेंटली कोई विटामिन B12 सप्लीमेंट लिया है, ठीक है, अगर विटामिन B12 सप्लीमेंट पेशेंट ने लिया होता है तो वो इंडिकेट करता है कि रेटिक आपका इंक्रीज आएगा। और कुछ किसी को पूछना हो मेगालोब्लास्टिक में? नहीं तो फिर मैं पूछूंगी। एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ट्रांसकोबालामिन। एमसीडी क्या आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का? 100 से अबव, है ना, 95 से अबव आएगा एमसीडी। अदर कॉजेज क्या होंगे वो बता दिए तुमने।